बिहार चुनाव नजदीक है, महागठबंधन में बड़ी कलह चल रही है। तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए, सीएम चेहरा घोषित करने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, बिहार में इस बार जब रिजल्ट आएगा तो एक चीज स्पष्ट होगी कि इस बार बैलेट बॉक्स से या ईवीएम बॉक्स से जिन निकलेगा, जादू निकलेगा। क्योंकि इस बार बिहार की सरजमीन पर 30-35 वर्षों से हिंदुत्व दस्तक दे रहा है, लेकिन वो दरवाजे पूरे नहीं खुल पा रहे। अब वो पूरे दरवाजे क्यों नहीं खुल पा रहे हैं? अंदर भी लोग चाह रहे हैं कि हिंदुत्व आए, बाहर भी लोग चाह रहे हैं कि हिंदुत्व आए, लेकिन हिंदुत्व ने अपना एक ऐसा प्रहरी चुन लिया था जो हिंदुत्व का रास्ता रोके खड़ा था। बिहार में एक समस्या और एक वरदान दोनों है। बिहार में बाढ़ आती है, ये किसी के लिए वरदान है, यानी कि नेताओं के लिए वरदान है, तो आम जनमानस के लिए क्या है? श्राप है। इसी तरीके से बिहार में नदियां बहुत ज्यादा हैं, तो एक जगह दूसरी जगह से ब्रिज से जुड़ती है। ये ब्रिज नीतीश कुमार हुआ करते थे, जिसने हिंदुत्व का रास्ता जो है बिहार में रोक रखा था। लेकिन ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है, इसने नीतीश कुमार का भगवाकरण कर दिया है। बिल्कुल कर दिया है। इसीलिए बिहार के पटना में नीतीश कुमार का आरएसएस वाली वेशभूषा वाले फोटो लगे थे, पोस्टर लगे थे। देखिए, नीतीश कुमार इस देश में दो ही नेता जो है ना, वो पूर्णतः सेक्युलर नेता है। सेक्युलर एक बहन मायावती और दूसरे नीतीश कुमार। इसके अलावा जितने अपने आप को सेक्युलर नेता करते हैं, वो सब मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। नीतीश कुमार को मुसलमानों ने कभी भी साथ नहीं दिया, लेकिन बसपा से जीते हुए जमा खान को उन्होंने जेडीयू में शामिल करवाया और अल्पसंख्यक मंत्रालय दिया। इसी तरीके से पसमानदा मुसलमानों के लिए अगर इस देश में किसी एक व्यक्ति ने काम किया तो वो नीतीश कुमार ने काम किया। लेकिन नीतीश कुमार को समझ में आ चुका है कि यहाँ पे इश्क सिर्फ एक तरफ से है, ये दो तरफा नहीं है। तो इसलिए नीतीश कुमार ने इस बार उन 15% लोगों का तो साथ दिया, लेकिन वो 85% कट्टरपंथियों को पीछे छोड़ दिया। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने महागठबंधन की बात की। देखिए, महागठबंधन के विचार आज से नहीं, कई वर्षों से बदलते रहे। आपने बिहार का 2010 का इलेक्शन शायद पढ़ा हो। 2010 में केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। उस कांग्रेस सरकार को समर्थन कौन दे रही थी? राजद। लेकिन राजद ने बिहार में कांग्रेस के साथ अलायंस करके चुनाव नहीं लड़ा था। वो चुनाव लड़ा गया था राजद और रामविलास पासवान जी की पार्टी ने मिलकर, जिसमें राजद अपने सबसे न्यूनतम स्कोर पे पहुंच गई थी। 22 सीटें आई थी। तब राजद को अपनी हैसियत का पता चल गया। राजद ने इस चीज का बदला लिया 2020 के विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस को कहने को 70 सीटें दी, लेकिन वो 70 सीटें क्यों दी, आर्यन जी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल उस समय कांग्रेस के विधायक टूट जा रहे थे। तो अगर आपके विधायक टूटते हैं तो कम से कम 2/3 विधायक टूटेंगे, तभी उन सबकी जो विधायकी है वो बची रहेगी। उस स्टेटस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो तेजस्वी यादव ने सोचा कि 70 सीटें लड़ने के लिए देते हैं, 40 पे तो हम हारने ही हैं, क्योंकि 40 वो सीटें हैं जिस पे मैं भी नहीं जीत सकता। तो वो 40 सीटें नंबर बढ़ाने के लिए दिखा दो कि नेशनल पार्टी है। और अगर इन 40 सीटों में से गलती से कांग्रेस पार्टी कुछ सीटें जीत जाती है, तो कांग्रेस पार्टी अगर 30 सीट भी जीत जाती है तो उनके कम से कम 20 विधायक टूटने चाहिए। और 20 विधायक टूटने मुश्किल है, यानी कि आपका अलायंस पार्टनर पहले ही आप पे शक कर रहा है कि आप टूटने वाले हैं। लेकिन इस बार जो कांग्रेस है बड़ी मजबूती के साथ राजद को एक मतलब कि पकड़े हुए है कि भाई हमको सीटें चाहिए अच्छी। तो राजद ने कब कांग्रेस ने कब छोड़ा है राजद को? एक बात बताइए ना। कांग्रेस वो क्या कहते हैं, कांग्रेस वो गर्लफ्रेंड है जिसका बॉयफ्रेंड उसे बार बार धोखा देता है, लेकिन वो फिर भी कहती है बेबी आई लव यू। राजद का कांग्रेस का बिहार में नरसंहार किसने किया? जेनोसाइड किसने किया? राजद ने किया। अब वो यही बात होगी कि बकरा जो है वो कसाई से प्रेम कर बैठा है, कि चाहे मारता पीटता है
मेरा जिबह कर देता है, लेकिन एक दिन पहले खाना भी वही देता है। चाहे जीतने वाली सीटें नहीं मिलती, लेकिन 70 सीटें यही देता है, क्योंकि मेरे अपने पास कोई हैसियत नहीं है। बिहार का पॉलिटिकल बैकग्राउंड मैं आपको समझा देता हूँ। तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में ये समझ लीजिए कि जो बिहार के अंदर अगर ये संविधान बचाओ और ये मोदी संविधान पलट देंगे और कास्ट सेंसस वाली कोई भी बात चलने नहीं वाली, क्योंकि बिहार का जो पिछड़ा है उसके पास अपने नेता हैं। ऊपर आसमान नीचे पासवान, 6% पासवान 12 सीटों के लिए रिजर्व्ड है। मांझी, जीतन राम मांझी रिजर्व्ड है, उपेंद्र कुशवाहा रिजर्व्ड है, मुकेश सहनी रिजर्व्ड है, तेजस्वी यादव रिजर्व्ड है। हर समाज के पास अपना एक नेता है। बिहार एकमात्र ऐसी जगह है जहां पे कोई ऐसा समाज नहीं है जिसके पास अपना प्रतिनिधित्व ना हो, अपना नेता ना हो। तो बिहार में जो पॉलिटिकल वॉइड है, वो वॉइड कहाँ है? बीजेपी पिछले कुछ समय से ओबीसी की राजनीति कर रही है। इस चक्कर में जो सवर्ण वोट बैंक है, जिसमें मुख्यतः ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और बनिया है, ये थोड़ा सा नाराज चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी वो लाइन ले ली जो लाइन अपीजमेंट वाली दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ले रही हैं। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को किसी ने समझाया कि भाई साहब ये मौका है, अपन भूमिहार की तरफ चलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, भूमिहार प्रेसिडेंट बनाया अपना। उन भूमिहार प्रेसिडेंट का नाम था अखिलेश प्रसाद सिंह। उन्होंने बड़ी मेहनत की, सवर्ण जुटना शुरू हुआ, 3 सीटें प्लस पप्पू यादव की 1 सीट मिला लीजिए तो 4 सीटों पे कामयाबी मिली। फिर राहुल गांधी को किसी ने चूरन चटा दिया कि ये नहीं चलेगा, अपने को तो कास्ट सेंसस चाहिए, कास्ट सेंसस चाहिए। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई विजन ना हो कि मुझे किस वोट बैंक को अपने तरफ लेके आना है, वो पॉलिटिकल पार्टी कैसे स्टैंड करेगी? अखिलेश प्रसाद सिंह के ही कार्यकाल में कन्हैया कुमार, जो कि एक भूमिहार नेता है, वो बिहार में पॉलिटिकल रैली करने गए थे, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा करने गए थे। यानी कि फर्स्ट फेज में ये नजर आ रहा था कि बिहार में कांग्रेस अपना जो वोट बैंक पुराना है, सवर्ण वोट बैंक, उसको कैप्चर करना चाहती है। राजद के साथ गठबंधन करके वो यादव और मुस्लिम वोटों को जोड़ेगी और अपनी सीटें बढ़ाएगी। लेकिन कांग्रेस ने 3.5-4 साल में जो चीजें प्राप्त की थी, वो अपना अध्यक्ष पद बदल के दोबारा गवा दिया। देखिए, अभी सी वोटर का सर्वे भी आया है, उसमें मुख्यमंत्री चेहरे को लेके देखा जाए तो नीतीश कुमार की जो परसेंटेज है वो कम हो गई है। वहीं प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पे है और नीतीश कुमार तीसरे नंबर पे और तेजस्वी यादव पहले नंबर पे है। इस देश की आधी आबादी कौन है? इस देश की आधी आबादी कौन है? अरे आधी आबादी महाराज, आधी आबादी महिलाएं। अब बिहार में महिलाओं को सिर्फ एक ही व्यक्ति पे भरोसा है, वो है नीतीश चचा। तो उन आधी आबादी के पास शायद सी वोटर पहुंचा ही नहीं। जो ये 37% का आंकड़ा है, उसमें मुख्यतः यादव और मुस्लिम है, जो कि पूरी तरीके से उनका वोटर है। नीतीश कुमार का ग्राफ ना तो कम हुआ है, ना तो शायद कम होगा। हाँ, वो जब अल्टी पल्टी मारे थे तो उनके जो प्रशंसक थे वो उनसे जरूर नाराज थे। लेकिन बिहार के अंदर अगर नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स जिंदा है तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि महिलाएं नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। अब आप कहेंगे क्यों? पहली चीज, नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से सुशासन की तरफ लेके आए हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। समझ लीजिए, पटना पर मतलब कि मैं बहुत छोटा था, मेरा जनेऊ संस्कार होना था, तो मधुबनी रेलवे स्टेशन है, मधुबनी रेलवे स्टेशन पे हम 8 साढ़े 8 बजे पहुंचे थे। मेरे साथ मेरे चाचा थे, पूरा परिवार था, 2 छोटी छोटी बहनें थी। मेरी उम्र बस 7 साल की रही होगी, तो हल्की सी याद है मुझे। उस रेलवे स्टेशन पर हम लोग पूरी रात मोमबत्ती जला के रहे। हम रेलवे स्टेशन से बाहर नहीं निकले, क्योंकि चूंकि मेरा जनेऊ संस्कार था, तो जनेऊ में काफी पैसे लगते हैं, तो हम काफी पैसे कैरी किए हुए थे, और अगर मैं रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता तो वो पैसे छीन लिए जाते। ये स्पष्ट था, ये नीतीश कुमार का राज था, माफ कीजिए, ये लालू यादव का राज था। आज आप पटना रेलवे स्टेशन हो, दरभंगा रेलवे स्टेशन हो, मधुबनी रेलवे स्टेशन हो, रात को 2 बजे आपकी ट्रेन छूट रही है, आप बाहर निकलिए, आपको कोई भय नहीं है। तो ये भय मुक्त बिहार किसने दिया है? ये भय मुक्त बिहार नीतीश कुमार ने दिया है। और इस भय मुक्त बिहार की जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी हैं और जो सबसे ज्यादा खुश हैं, वो महिलाएं हैं। दूसरा, बिहार में कथित शराबबंदी है, लेकिन है तो बिहार में शराब अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि बिहार में शराबबंदी पास है, फेल है, लेकिन ठेके बंद है।
सरकार ने अपने राजस्व का नुकसान किया हुआ है, और इस चक्कर में जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते शराब, वो शराब नहीं पी रहे हैं, और जो शराब नहीं पी रहे वो अपने बीवी बच्चों के साथ मारपीट नहीं कर रहे हैं, उनकी जमीनें नहीं बिक रही है, इस वजह से वो महिलाएं और खुश। मेरा एक सवाल है, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की जो राजद के समय में था और नीतीश समय में, लेकिन अभी जैसे तेजस्वी यादव है इस समय लॉ एंड ऑर्डर का बहुत सवाल उठा रहे हैं कि भाई इस समय जंगल राज बना हुआ है बिहार के अंदर, पुलिस वाले ही गुंडे बने हुए हैं इस समय बिहार में, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? पुलिस वालों को जब जब गुंडा कहा जाए तब तब समझ लीजिए कि सरकारी शासन प्रणाली बहुत अच्छा काम कर रही है। याद रखिएगा, पुलिस वालों को गुंडा कौन कहता है? गुंडे पुलिस वालों को गुंडा कहते हैं। मेवात चले जाओ आप तो एक एक क्रिमिनल कहेगा कि पुलिस जाती कर रही है। अरे ओएलएक्स पे जब आदमी को लूटते थे तब तुम जाती नहीं करते थे। अगर आप अपराधी हैं तो पुलिस आपकी आरती करेगी, पुलिस आपकी लठ बजाएगी, और वो लठ बजाने की फुल छूट नीतीश कुमार ने दे रखी है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकना पुलिस का प्रथम काम होता है। आप अभी मैं और आप बातचीत कर रहे हैं और आप मुझे मार दें या मैं आपको मार दूं, तो सामने अगर पुलिस वाला व्यक्ति है ना तो भी उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये जो क्राइम है वो स्पॉन्टेनियस हुआ है, ये प्लान्ड क्राइम नहीं है, समझिएगा। लेकिन लालू यादव के समय में प्लान्ड क्राइम होता था। एक आईएएस की बीवी के साथ हर रोज रेप किया जाता था, उसका अबॉर्शन करवाना पड़ा था, बूढ़ा बाल साफ करो करके सीधी धमकी दी गई थी इस देश की सवर्ण आबादी को। मुस्लिम अपीजमेंट के नाम पर शाहबुद्दीन को लूट करने की, खसूट करने की खुली छूट दे दी गई थी। और मैं महागठबंधन के साथी माले से पूछना चाहता हूं कि जिस कॉमरेड चंद्रशेखर की आप बात करते हैं उसको लालू यादव के पार्टी के सांसद माफिया शाहबुद्दीन ने तेजाब से जला के मार दिया। वोट बिल पास जो हुआ है, मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा बिहार चुनाव में? बिल्कुल पड़ेगा। देखो यार, हिंदू एक होगा इससे। देखो, हिंदू एक हो या ना हो, मुसलमान जरूर एक मुश्त होकर वोट करेगा। इस देश का जब विभाजन हुआ, सीधी सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, विभाजन हुआ तो सेपरेट इलेक्टोरेट था मुस्लिम्स के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि मुस्लिम को ही वोट करेगा और मुस्लिम को ही चुनेगा। तो मुस्लिम लीग की सीट्स जितनी आएंगी उसी सीट से ये तय होगा कि पार्टीशन के लिए कितने लोग उत्सुक हैं, कितने लोग चाहते हैं। तो पार्टीशन के लिए सबसे ज्यादा वोट जिस जगह से हुआ है वो यूपी, बिहार, बंगाल है। पंजाब ने पार्टीशन के लिए वोट नहीं किया है, राजस्थान ने पार्टीशन के लिए वोट नहीं किया है, और ये लोग यहीं रह गए अपने आबाओ और अजदाद का नाम लेकर। इस देश का डिवीजन जब आपने इस्लामिक लाइन पे किया तो अपने आबाओ और अजदादों को लेकर निकल जाना चाहिए था। इस देश के अंदर जो सेक्युलरिज्म है वो इस्लामिक व्यक्ति को छोड़ के बाकी सबके लिए है, क्योंकि इस देश का डिवीजन धर्म के आधार पे नहीं हुआ है, इस देश का डिवीजन इस्लाम के आधार पे हुआ है। अगर धर्म के आधार पे होता तो जैनों को एक देश मिलता, धर्म के आधार पे होता तो पारसियों को एक देश मिलता, धर्म के आधार पे होता तो सिखों को एक देश मिलता, धर्म के आधार पे होता तो ज्यूस को एक देश मिलता। नहीं, इस देश के विभाजन से सिर्फ एक कम्युनिटी को देश मिला है, वो है मुसलमान। और जो दूसरा देश बना वो भी एक मुस्लिम नेशन बना, और जो तीसरा देश बनेगा बलूचिस्तान, वो भी एक मुस्लिम देश बनेगा। तो बेसिक सब चीज यही है कि इस देश का डिवीजन इस्लामिक लाइन पे हुआ, और जिन लोगों ने इस देश का डिवीजन इस्लामिक लाइन पे करवाया वो इसी देश में रह गए। लेकिन वही लोग इस समय कह रहे हैं कि हमारा भी खून शामिल है इस मिट्टी में। अरे यार देखो, खतने की 2 बूंद गिर जाए उससे ये नहीं कह सकते कि खून शामिल है आपका मिट्टी में। ठीक है, वो खतना करते वक्त 2-1 बूंद गिरती होगी। जिनका खून शामिल था उन्होंने देश ले लिया। आखिरी सवाल मेरा, प्रशांत किशोर की क्या भूमिका रहने वाली इस बिहार चुनाव में? मैंने कहा ना कि जब ईवीएम खुलेगा तो जादू होगा, उस जादू के लिए इंतजार कीजिए।